राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास है और आज मैं ये एक नए चैनल से आपसे प्रस्तुत हुआ हूं, एक नया चैनल लेके। इस चैनल का नाम मैंने रखा है स्लो जिंदगी। स्लो जिंदगी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ हम लोगों ने ना अपने ऊपर इतना बवाल पाल लिया है, इतने ज्यादा, मतलब हम एक रैट रेस में फंस गए हैं कि भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। एक ऐसी दौड़ जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि मैं ये जो भाग रहा हूं, ये भागदौड़ भरी जिंदगी जो है मेरी, इसका मतलब क्या है? मैं किस लिए भाग रहा हूं भाई? किससे रेस लगा रहा हूं? इस रेस की जरूरत है भी? और जब कुछ लोग ना ये बहुत प्रीचिंग करते हैं, बहुत लोगों को लेक्चर देते हैं, जबकि उनकी खुद की जिंदगी में सुकून नहीं होता। वो खुद भाग रहे होते हैं और लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं। खुद एक रेट रेस में शामिल है और लोगों को बोल रहे हैं कि अरे तुम इस रेस में मत शामिल हो। तो मैंने इस चैनल का नाम रखा है स्लो जिंदगी। यार धीरे चलो, थोड़ा सा धीरे जियो। आज भी जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, सुबह इसका टाइटल अभी सोच रहा था ऐसे रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने इसका नाम रखा है धीरे चल रे मना। आराम आराम से चलो यार, क्या जल्दी, इतनी कहाँ जाके पहुंचना है। मैं आपको अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बताऊं कि मैं आई थिंक एट द एज ऑफ 25, 24 साल में मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी, केंद्र सरकार की। मैं शायद 25 या 26 का रहा हूंगा। हाँ, 25 में तो मैंने शादी कर ली थी। एग्जैक्टली 25 कि चलो जी, ब्रह्मचर्य जीवन पूरा हुआ, अब गृहस्थ में जाना है। 25 साल की उम्र में चले गए और उसके बाद दिल्ली मेरा ट्रांसफर हो गया। तो दिल्ली में मैं रहा मात्र 3 महीना। तो नौकरी थी सरकारी, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, 7 बजे घर से निकलना होता था। दिल्ली की भीड़ भाड़ में, तब भी 1990 में भी दिल्ली में इतनी भीड़ भाड़ थी कि मेट्रो नहीं चली थी तब तक। तो सुबह 7 बजे निकल के शाम को 7-8 बजे, 8:30 बजे घर आते थे, दिल्ली के उस ट्रैफिक भीड़ भाड़ वाली। तो मेरा 3 महीने में ही मन भर गया और हमने कहा ऐसे की तैसी कराओ, हमने ये, हमसे नहीं होगी ये नौकरी, और दिल्ली की तो कतई नहीं होगी। छोड़ दी हमने। और मुझे याद है, मेरा बेटा उन दिनों शायद, यस, 3 साढ़े 3 महीने का था। तो मैंने अपनी पत्नी को लिया, बच्चे को लिया और हम दिल्ली छोड़ के गांव आ गए। और तो लोगों ने, मेरी पत्नी ने पूछा कि नौकरी, अभी नई नई नौकरी है, उसे आप इस तरह छोड़ के गांव हम जा रहे हैं। मेरी पत्नी को यह पता ही नहीं था कि यूपी चीज क्या है। शी वॉज फ्रॉम पंजाब, जलंधर, जलंधर शहर की वो लड़की है। उनको ये पता ही नहीं था कि गाजीपुर जिला होता क्या है, गाजीपुर जिले का गांव यूपी में। मुझे याद है, 4-6 घंटे बिजली आई आई और हफ्ता हफ्ता नहीं आई। वो 6 घंटे भी एक हफ्ता नहीं आई। ये वाला यूपी था उस जमाने में। फिर ये तो अब तक, आज से मात्र 7 साल पहले तक यही यूपी था। वो तो योगी जी आए हैं तो मतलब बदला है। तो ऐसी जगह हम चले गए साहब।
तो मेरी पत्नी ने पूछा क्या करेंगे? मैंने कहा यार कुछ भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ये दिल्ली की भागदौड़ और दिल्ली की गुलामी जो है ना, ये नहीं करेंगे किसी की। फिर साहब हमने सारी जिंदगी जो है ना, किसी की गुलामी नहीं की, नौकरी नहीं की, अपना इंडिपेंडेंट जिए, स्वतंत्र जिए, स्वच्छंद नहीं जिए पर स्वतंत्र जिए, अपना काम किया। और अपने काम में भी हमेशा एक चीज, जब जिंदगी में जब भी कोई काम किया तो सबसे पहला जो फैक्टर उसमें खोजा कि हमारे जीवन की जो स्वतंत्रता है, जो जिंदगी की मौज है, वो है कि नहीं। जिंदगी में हमने जो भी काम किया, पहले ये ढूंढा कि वो मौज और स्वतंत्रता तो नहीं बाधित हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सारी जिंदगी मौज ली है। हालांकि मेरी पत्नी पत्नी इस बात से सहमत नहीं होती है। वो ये कहती है कि तुमने मौज ली है, मैंने नहीं ली, मैंने बहुत काम किया है। खैर तब जो भी है, तो हम गांव में रहे। पिताजी हमारे तब तक फौज में थे, फिर वो रिटायर होके वो भी घर आ गए। तो उनको पता नहीं क्या शौक चल रहा है, उन्होंने बहुत सारी गाय भैंसे पाल ली है। उन दिनों याद है मेरे घर में औसतन 20 से 30 लीटर दूध रोज जाता था, 20-30 लीटर। अब 20-30 लीटर दूध अब बिकता नहीं था। 20-30 लीटर दूध को खपा लेना कितना टेढ़ा काम है। खैर, तो हमने अपने गांव में ही बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। मैं कई बार मैंने बताया है, पेड़ों के नीचे बैठा के, पेड़ के नीचे बैठा के 17 साल बच्चे पढ़ाते रहे। और पढ़ाई भी हमारे ऐसी थी, ये फॉर्मल जो स्कूली शिक्षा है ये नहीं थी, एकदम वाकई गुरुकुल नुमा। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया था भैया ना तो एग्जाम लेंगे ना कोई मार्कशीट देंगे, कोई नहीं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो मार्केट फोर्सेस करती हैं या आजकल के जो स्कूल करते हैं ना, एक बिजनेस हाउस चला रहे हैं। हमने कह दिया ना, तो हमारे पास देखो भैया पहले ही बता रहे हैं कोई मान्यता नहीं है हमारे पास। हमारी टीसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, हमारी मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होगी, हमारी जो हम सर्टिफिकेट देंगे वो किसी उसकी मान्यता नहीं होगी, पर शिक्षा बच्चों को ज्ञान में कमी नहीं होगी। बाकी स्कूलों में सिर्फ मार्कशीट मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। हमारे यहाँ सिर्फ ज्ञान मिलेगा बच्चे को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। मार्कशीट की व्यवस्था तुम लोग खुद कर लेना, टीसी मार्कशीट। पेरेंट्स ने यही किया, सरकारी स्कूल में नाम लिखाते थे, पढ़ाते थे हमारे यहाँ। और हम लोग सिर्फ 20 रुपया लेते थे बच्चों से। पर आप यकीन मानिए कि उस 20-30 रुपए में भी हमने इतनी सुकून की जिंदगी जी है। गांव में रहते थे, उधर अपनी खुद की खेती बाड़ी थी, खुद के दूध दही था, घर का अपना था, किराया नहीं देना था। बिजली का बिल भी शायद 20 रुपए 50 रुपए ही आता होगा मुलायम के जमाने में। स्कूटर था ही नहीं, साइकिल पे ही चलते थे। उस जमाने में सारी दुनिया के पास साइकिल ही होती थी, स्कूटर तो रेयर होता था। मुझे याद है हमने स्कूल के लिए एक जीप खरीदी थी, तो 5-7 गांवों में एकमात्र हम जीप हमारे गांव में थी। ये वो जमाना था। और जब मैंने ये काम किया तो मैं औसतन 2-3 घंटे स्कूल में बिताता था, पढ़ाता था बच्चों को। बाकी मेरा सारा समय पढ़ने, मतलब मैंने जिंदगी में अगर आप कहें क्या पढ़ा और पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया और खुद पढ़ा, सारी जिंदगी साहित्य पढ़ा। उसी जमाने में मुझे बचपन में ही वैसे शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक हो गया था। अब आप कल्पना कीजिए कि साहब एक वो आराम कुर्सी है या अपने बेड पे पड़े हुए हैं, हाथ में कोई किताब है उसको पढ़ रहे हैं, और बगल में पंडित भीमसेन जोशी का राग विहाग बज रहा है। और एक चीज और बताऊं, मैं मुझे याद है, मैं तो उस जमाने में तो मैं एक दिन में 16-16 घंटे तक पढ़ता रहता था और शास्त्रीय संगीत सुनता था। ऐसे भी दिन हुआ 3 दिन बेड से उठे ही नहीं, वहीं पे पढ़ रहे हैं। 3-3 4-4 5-5 अखबार, 5-7 8 मैगजीन्स।
और दुनिया भर का साहित्य पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं। लोग शॉपिंग करते हैं, है ना, दुनिया में इतने। मुझे याद है हमारे पास जिंदगी में उस जमाने में कभी दो तीन जोड़ी से ज्यादा कपड़े ही नहीं, एक जोड़ी जूता। आजकल तो मेरे बेटों के पास शायद 20 जोड़ी जूते, घर में साला जूता रखने की जगह नहीं, इतने जूते हैं। हम उस जमाने में हमारे पास एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी चप्पल, तीन जोड़ी कपड़ा, और किताबें हजारों। मुझे याद है मैंने जिंदगी में बुक के अलावा कोई चीज कब खरीदी मुझे याद ही नहीं। या बुक खरीदता था, हाँ। उन दिनों कैसेट्स आया करती थी म्यूजिक की, तो म्यूजिक की कैसेट, उसका बहुत शौक था। अरे मुझे याद है। अच्छा, म्यूजिक बड़ी मुश्किल से मिलता था, ढूंढना पड़ता था। मुझे याद है एक बार, जो वो दिल्ली में जो जनपथ है ना, जनपथ ही बोलते हैं, हाँ यस जनपथ, वो पालिका बाजार के बगल वाली जो रोड है, उस पे एक आदर्श स्टोर्स करके दुकान थी तो वो कॉस्मेटिक्स और इस टाइप की दुकान। और उसके एक सेक्शन में वो व्यक्ति पायरेटेड कैसेट्स, जो पाकिस्तानी और इधर उधर का जो वर्ल्ड म्यूजिक होता था ना, उसकी कॉपियां बना के, रिकॉर्डिंग्स करके, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोस्टेट उनके कवर, फोटोस्टेट करके उसमें कवर लगा के वो कैसेटें बेचता था। वो पता नहीं मैं कैसे, हाँ, उसके अंदर कोई, किसी ने कोई कैसेट खरीदी तो वो ट्रायल करके सुनते हैं ना भाई, रिकॉर्डिंग सही है, तो वो जो म्यूजिक बजा, मैं उसके सामने से गुजर रहा था तो मेरे कान में पड़ा, मैंने कहा अरे वो कोई गुलाम अली की गजल थी। तो जैसे वो गजल पड़ी, वो नई थी, मैंने जिंदगी में सुनी नहीं थी, तो मेरे ध्यान गया। फिर मुझे लगा इसमें से आवाज है, मैं उस दुकान में घुस गया, हालांकि लेडीज की कॉस्मेटिक्स दुकान थी। तो मैंने उसके मालिक से पूछा, कहते हाँ वो है हमारे पास, कैसेट्स होती हैं हमारे पास। तो सब मैंने, वो दराज थे, उन दराजों में कैसेटें रखी हुई थी, तो जो कैसेट दिखानी होती तो वो पूरा दराज उसके सामने रख देते, एक दराज में 100 कैसेट होती थी। अरे साहब, वो मैंने वो जब उसने मेरे सामने वो ड्रॉर रखा तो मुझे तो खजाना मिल गया। गुलाम अली की प्राइवेट महफिलों की, और जो पाकिस्तानी कैसेट्स थी जो इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, जो गजलें, उन गजलों का जखीरा। मुझे याद है मैंने उस दिन 10 एक कैसेटें खरीदी थी। फिर गुलाम अली जब 10 खरीद ली तो मैंने कहा अगला दिखाओ। अगला तो वो मेहदी हसन का था। अरे साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो म्यूजिक बड़ी मुश्किल से मिलता था भाई। कैन यू इमेजिन कि जब तनख्वाह 3,000 रुपये होती थी तो 60 रुपए की एक कैसेट खरीदते थे हम लोग। कितना महंगा था म्यूजिक। 3,000 तनख्वाह, 60 रुपया। आज तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख रुपए है। तो उस हिसाब से वो 60 रुपए की जो कैसेट है आज होगी कम से कम 1,500 2,000 रुपए की। आज के वैल्यू में आप सोच के देखिए कि हमने 1,500 रुपए की एक कैसेट, आज सोचे कि आपको 1,500 रुपए में एक कैसेट खरीदनी हो जिसमें 6 या 8 गजलें हों, तब आप संगीत सुन सकते हैं। 1,500 2,000 रुपए की एक कैसेट, वो भी दिल्ली जाके खरीदनी पड़े, आपके शहर में नहीं मिलती। इस जमाने में हमने म्यूजिक सुना। अच्छा, दूसरी चीज है, म्यूजिक सुनने के लिए उस जमाने में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, पैशन के साथ, पैशन, पैसा और समय। अब जो आदमी जिंदगी की भागदौड़ में लगा है, कुत्ते की तरह दौड़ रहा है, सुबह सुबह उठ के जा रहा है, काम कर रहा है,
वो कहाँ से ये अपने शौक पूरे कर लेगा? आप बताओ ना, दिल्ली की ज़िंदगी में शौक पूरा करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? तो हमारी से एक ही फिलॉसफी रहे कि ना भैया ना। उस अच्छा, वो रैट रेस है क्यों? पैसा कमाने के लिए सिर्फ, और कोई उसका कोई मतलब नहीं। तो हमने सारी ज़िंदगी में एक उसूल रखा कि पैसा सिर्फ उतना कमाना है जिसमें गुजारा हो जाए। बाकी सारा समय खुद को देना है, खुद को और अपने परिवार को। तो हमने मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने एक दिन में 18-18 घंटे, और एक आध साल नहीं किया, 25 साल तक मैंने यही जिंदगी में। अगर कोई मुझसे कहे कि अजीत सिंह तुम जिंदगी में किए क्या हो, तो मैं सचमुच भाई, अब जो ज्यादा पोर्शन है वही आदमी जिसका। मैंने कहा यार, हाँ मैंने जिंदगी में क्या किया, 60 साल का हो गया हूं मैं, जिंदगी में क्या किया? तो मैंने कहा भैया, संगीत सुना और साहित्य पढ़ा, या घूमा, घुमक्कड़ी की। साहित्य, संगीत और घुमक्कड़ी, यही 3 काम किए हैं जिंदगी में। और खर्चे अपने इतने कम रखो कि, भाई एक बात बताइए ना, आपके परिवार में 2 ही सदस्य हैं, कितनी रोटी बनेगी आपके घर में? सामान्य आदमी 4 रोटी खाता है, दाल सब्जी खा लेता है। एक घी अगर छोटी वाली बना लोगे, उसमें एक आलू डाल लोगे, तो 2 आदमी की सब्जी हो जाएगी। 8 रोटी बना लो, हो गया खाना। चलो एक दाल बना लो साथ में, 80 रोटी नहीं न बनेगी। अगर खाने वाले 8 ही रोटी के हैं तो 80 रोटी क्यों बनाएंगे? पर हमने अपनी लाइफ स्टाइल जैसा बना रखा है कि उस घर में भी 80 रोटी बन रही है, उस वह व्यक्ति भी 80 रोटी बना रहा है जिसको खानी सिर्फ 2 रोटी। उससे पूछो 78 क्यों बना रहे हो? क्योंकि सारी दुनिया बना रही, इसलिए हम भी बना रहे हैं। फिर उस 78 रोटी जो बच जाती है उसका क्या करते हो? बोले पड़ी रहती है, उसमें फफूंद लग जाती है। मैं रेलवे के एक ऐसे अफसर को जानता हूँ जो बहुत ही भ्रष्ट है और बहुत ऊंची पद पे है। उसके लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़ इत्यादि शहरों में कम से कम 20 फ्लैट होंगे। अच्छा, फ्लैट भी ऐसे होंगे जब खरीदा तो जैसे कहते हैं ना, बढ़िया फर्निश किया, लाख लाख रुपए के तो सोफे, 1.5 2 लाख के, एकदम वो शीश महल की तरह। पर फिर बाद में उनको किराया वराया पे कुछ नहीं देता, तो ऐसे पड़े रहते हैं, पड़े पड़े ना। वो एक दिन हम उसके एक बाई चांस एक फ्लैट में चले गए कोई, तो वहां उन सोफों पे फंगस लग गई थी। तो मैं जिस व्यक्ति ने मुझे वो फ्लैट दिखाया, उन्होंने बोला सर इसके, और 4 या 5 BHK था वो, दिल्ली में, नोएडा में। तो उसने बोला सर इसके 20 फ्लैट हैं ऐसे, इतना भ्रष्ट अफसर है। तो ये सोसाइटी का ना एक नॉर्मल नॉर्म बन गया है, यही झर रहा है, यही जीवन लोगों ने मान लिया कि चूंकि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं नहीं पढ़ा इस रैट रेस में, जीवन में कभी नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने बहुत स्लो जिंदगी जी है। और दूसरा एक काम, मैंने कभी भी समाज को खुश करने के लिए या कोई काम इसलिए नहीं किया कि पूरा समाज कर रहा है। मैं हमेशा, मैंने कहा कि ये जो कुछ करने के लिए बोला जा रहा है इसका क्या जस्टिफिकेशन है। जैसे जब हम गांव में रहते थे तो शादियों के सीजन में ना 100 100 150 एक सीजन में 150 200 कार्ड आते थे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो एक दिन में 10 10 न्योता कर रहे हैं, कि जैसे आपके यहाँ शादी है तो वहां गए, तुरंत दईजा लिखाया, जो कन्यादान होता है वो लिखाया। अब एक जगह तो आप, हमारे यहाँ पानी पिलाया जाता है, मीन्स वो जलपान जो होता है, उसमें 5 7 8 पीसेस मिठाई के और नमकीन के होते हैं।
मतलब एक जगह, ये पहली जगह तो आपने खा लिया, दूसरी जगह तो आपके उसको देख के ही उबकाई आ रही है। आप 10 जगह जा रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बस गए, शक्ल दिखाई, उस रजिस्टर में अपना नाम लिखाया, चले आए। एक दिन में कई बार तो होता है परिवार में 3 लोगों की ड्यूटी लगती है कि 4 जगह तुम चले जाना, 2 जगह तुम चले जाना, 4 जगह तुम चले जाना। हमने ज़िंदगी में ये काम नहीं किया। पूरे जीवन में मतलब पिछले 40 साल के सक्रिय जीवन में मुझे याद नहीं मैंने 10 शादियां या फंक्शन अटेंड किए हों। और दूसरी चीज, अभी रिसेंटली एक शादी थी, हमारे एक फेसबुक फ्रेंड है, उनकी लड़का है, वो बड़ा प्यारा बच्चा हमारा, उसकी शादी थी, तो मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाए, गेट टुगेदर होगा, सब लोग उसकी शादी में पहुंचो। मैंने 8-10 लोगों को प्रेरित किया, जरूर आना है, जरूर आना है, जरूर आना है। और शादी से 2 दिन पहले पहुंच जाना है, आगरा में शादी थी। करते 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 साहब जब दिन नजदीक आया, जिस दिन आ गया, तो सबने बोला नहीं मैं तो शादी वाले दिन पहुंचूंगा। मतलब कोई 1 घंटे के लिए आ रहा था, कोई 2 घंटे के लिए आ रहा था। मैं नहीं गया। मैंने सब लोगों को न्योता दिया था, तुम सब लोग आओ। तो लोगों ने कहा गए पहलवान तुम सबको बुला के खुद नहीं आए। मैंने कहा मैंने कहा था 2 दिन पहले आना है। मैं 1 घंटे के लिए शादी में जाता ही नहीं कहीं। जहां अच्छा, मुझे अच्छी तरह, मेरे एक दोस्त है देवेन कालरा, उनका ब्याह हुआ था, मैं उनकी शादी में गया था, 5 दिन रहा था उनके। शादी से 4 दिन पहले पहुंच गए थे और शादी के 3 दिन बाद आए थे। मुझे याद है उसकी मदर ने कहा था कि बस तू ही बचा था, बाकी तो घर सूना हो गया, शादी में इतनी रौनक थी, सब चले गए, अब तू भी जा रहा है। शादी से 4 दिन पहले गया था और 3 दिन बाद आया था। तो भाई ऐसी शादियां तो आप फिर थोड़ी अफोर्ड कर सकते हो ना। 1 घंटे 15 मिनट में जाके मुंह दिखाने वाली शादी अब हमने जिंदगी में अटेंड नहीं करी। ये भेड़ चाल है पब्लिक की, समाज की भेड़ चाल है, और भेड़ चाल में हमने पढ़ना ही नहीं। कहता बहुत लंबी वीडियो हो गई। अच्छा, मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ, यार देखो जो मेरा जो लाइफस्टाइल रहा है या जो मेरी सोच है ना, वो इस समाज में रेप्लिकेबल नहीं है, आप उसको डुप्लीकेबल नहीं है, आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर दुनिया का हर आदमी मेरे जैसा हो जाएगा तो ये दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। पर बात यह था, मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। मुझे मालूम है इस धरती पे 7-8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, सब मेरे जैसे नहीं हो सकते, और सबको मुझे अपने जैसा बनाना भी नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि भैया हमने, मेरी जिंदगी की जो टैग लाइन है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि शो मी द मनी हनी, वेयर इज द मनी, तो अपनी जिंदगी की एक ही टैग लाइन रही है, मौज में कमी नहीं, वेयर इज द मौज। जिंदगी के हर काम में मौज मिलनी चाहिए, वेयर इज द फन। जिंदगी में कुछ भी करना है, फन पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, जो भी करो उसमें मजा आना चाहिए। जब मैंने अपनी वो दिल्ली वाली नौकरी छोड़ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ना, अच्छा पढ़ाते भी हम मतलब कोई फॉर्मल टीचर तो थे नहीं हम, तो मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते ना कुर्सी पे बैठ जाता था, कुर्सी पे बैठ गया, बच्चे सामने बैठे होते थे, हमारे तो जमीन पे पेड़ के नीचे बैठा पढ़ाते थे ना, तो सामने एक कुर्सी रखी थी, एक छोटा सा मेज रखा होता था, तो मैं ऐसे कुर्सी पे बैठा बैठा फिर ऐसे कुर्सी पे लेट जाता था, पैर आगे मेज पे रख लिए, और बच्चों से बातें कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उनको। मुझे याद है मैं लिटरेचर पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाया करता था बच्चों। अच्छा, टाइम टेबल होता ही नहीं था, गुरुजी की मन में आए तो 20 मिनट पढ़ाए, मन में आए तो 1.5 घंटा पढ़ाए, कोई फॉर्मल टाइम टेबल था ही नहीं स्कूल में। तो पढ़ाने में भी मौज आ रही थी, मजा आ रहा था। और आपको मैं बताऊं, पढ़ाना जैसा फुलफिलिंग जॉब, अगर आप सचमुच आपके अंदर से
टीचिंग निकल रही है। मुझे लगता है ये फेसबुक सॉरी यूट्यूब पे जो ये मेरा जो वीडियोस बनाने का जो मन करता है ना, वो मेरे अंदर की वो जो मौज है ना, मेरे अंदर का जो टीचर है वो निकल के आता है इस माध्यम से। एंड आई एम मुझे लगता है कि आई एम इंटरेक्टिंग विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। वो मौज यही मुझे प्रेरित करती है। तो इसलिए साहब ये एक नया चैनल बनाया है, नाम रखा है स्लो जिंदगी। लोगों को प्रेरित करना है कि रैट रेस में मत फंसो, अपने लिए जियो। अपने लिए मीन्स देखो, जिया मैं भी समाज के लिए हूं, मैंने बच्चों को पढ़ाया। मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा जो पहला स्टूडेंट था ना उस गांव में, उस पेड़ के नीचे पढ़ने वाला, आज वो कर्नल है और एक बहुत एलीट रेजिमेंट का कमांडर है। और मुझे अभी पिछले दिनों उनसे बात हुई थी, तो वो बता रहा था कि मैं बस 1 साल में ब्रिगेडियर बन जाऊंगा। मेरा पहला स्टूडेंट उस पेड़ के नीचे पढ़ा। और ऐसे मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो उसी गुरुकुल नुमा स्कूल से निकले, एंड दोज हु आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो ऐसी बात नहीं कि मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूं, मैंने सारी जिंदगी खुद के लिए नहीं, मैंने समाज के लिए काम किया। आज भी मुझे लगता है मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं। पर वो मौज वाली जो बात है कि जिंदगी में मजा आना चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो। इस चैनल की यही थीम होगी, स्लो जिंदगी। मैं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा, ऐसे लोगों को लेके आऊंगा जिन्होंने खुद स्लो जिंदगी जी है। आज ही मैंने सोचा है कि मेरे एक मित्र हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन्होंने भी बड़ी मौज वाली आईपीएस होते हुए भी बड़ी मौज ली है। एक को पैसा नहीं कमाया जिंदगी में, 32 साल 33 साल नौकरी की, आईपीएस, 1 रुपया नहीं कमाया बंदे ने। जो तनख्वाह मिल गई उसी में गुजारा किया पूरे परिवार का। तो इस चैनल की थीम है स्लो जिंदगी। धीरे चल रे मना, धीरे चल। जब आप धीरे चलते हैं तो आप प्रकृति के नज़ारे ले पाते हैं। आप किसी पहाड़ी सड़क पे बहुत तेज चलेंगे तो आप सड़क से निगाह हटा ही नहीं सकते। परंतु अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं ना, तो यू कैन एंजॉय द सीनरी। इस जीवन में कितना कुछ छूट जाता है, आप देख ही नहीं पाते, महसूस ही नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, फील ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत तेज चल रहे थे। इसलिए स्लो डाउन, स्लो डाउन। आज के ये इस चैनल की पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं सभी मित्रों से कहूंगा कि मेरे चैनल स्लो जिंदगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। इसमें हम ट्रैवल, फूड, लेजर, मतलब ट्रैवलिंग, भोजन, भोजन पकाना, खाना खिलाना लोगों के साथ, भोजन पका के लोगों के साथ खा के उसको एंजॉय करना, फक्कड़ भोजन कैसे बनता है, और फक्कड़ मस्ती, अजगर की तरह एक जगह जहां पसर गए वहां पसर गए, अजगर वृत्ति। लेजर, फन, एंजॉयमेंट, हाउ टू लिव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक मीनिंगफुल जिंदगी कैसे जीनी है, इस पे बातें करेंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। ये एक नया चैनल इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जल्दी ही इसी चैनल पे अगले वीडियो पे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।